बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 10 के पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक पहुँचे थे कि सोर्सेज कौन कौन से चाहिए हमें इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हमने अपनी क्रेडिट पॉलिसी चेंज करनी है, किसी एप्लीकेंट को क्रेडिट ज़्यादा देना है तो उसमें क्या चाहिए होगा। ये सोर्सेज की हमने बात कर ली थी कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट होगी, बैंक चेकिंग होगी और ट्रेड चेकिंग होगी और उसके बाद कंपनी ओन्स एक्सपीरियंस होगा। इससे हम इसके सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे। देन हम करेंगे क्रेडिट एनालिसिस कि क्रेडिट एनालिसिस क्या है। एक क्रेडिट एनालिसिस इज लाइक अ यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम यूज़ करते हुए इसका एनालिसिस करेंगे कि दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म रेशो एनालिसिस, कि उससे हम रेशो एनालिसिस करेंगे कि पहले ये कितने डेट पे चल रही है, पहले इन्होंने लोन्स कितने देने हैं, लीवरेज की पोजीशन क्या है, उससे चलेंगे। इसके करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इसके लिक्विड एसेट टू करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी इन्वेंट्री की क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ें हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेंगे। दी करेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का करेक्टर मार्केट में क्या है। अगर तो उनकी पेइंग वैल्यूज़ ठीक हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनका ये है कि ये इन्होंने कभी किसी के पैसे नहीं मारे, तो फिर भी आप ये एनालिसिस करके उसको लोन दे सकते हैं। दी करेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, कि कंपनी तो ठीक है, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट तो नहीं तंग करेगी, तो मैनेजमेंट का करेक्टर आप चेक करेंगे कि क्या वो भी अगर लोन उनको देते हैं, उनको क्रेडिट सेल देते हैं तो पैसे हमारे पेमेंट हो जाएंगे, बैड डेट्स तो नहीं होंगे। तो देन आप ये भी देख सकते हैं। देन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, के उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, एसेट टू लाइबिलिटी रेशो क्या है, एंड अदर इंडिविजुअल इश्यूज स्पेसिफिक टू द फर्म, जहाँ फर्म के साथ कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल इश्यूज हैं तो उनको भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हम क्रेडिट एनालिसिस करेंगे। फिर सीक्वेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिटरमिन द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एन ऑर्डर, के इसके हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे काम किसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है। जो प्रॉफिट अगर तो कमा रहा है तो आपको पैसे देगा। एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग 3 स्लाइड्स 10 to 13 एंड 33 में आ रही है इसकी एग्जांपल। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से करते हैं हम। सैम्पल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट इसको कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट में क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका एक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसमें आपने क्या देखना है जी, बैड पास्ट क्रेडिट एक्सपीरियंस। ये जो ऑर्डर है इसका आपके साथ पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बैड है, बुरा है। अगर तो आता है यस, देन आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, इस ऑर्डर को आप रिजेक्ट कर देंगे, इसको क्रेडिट सेल नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो पास्ट क्रेडिट एक्सपीरियंस जो है वो बुरा है। ठीक है, तो रिजेक्ट कर देंगे। और फिर अगर नो तो देन स्टेज 1 $5 कॉस्ट इसकी आएगी कि इसके आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो फिर आप उसके बाद उसको लोन देंगे। देन नो प्रॉपर एक्सपीरियंस व्हाट्सोएवर, अगर उसका कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ पहले तो फिर क्या करेंगे, फिर डन एंड ब्रेड स्ट्रीट रिपोर्ट एनालिसिस। डन एंड ब्रेड स्ट्रीट रिपोर्ट एनालिसिस आप करेंगे उसका देखने के लिए कि क्या पोजीशन है उसकी। तो उस स्टेज 2 पे आपके $5 to $15 जो है वो कास्ट आएगी। फॉर प्रीवियस कस्टमर्स ओनली डन एंड ब्रेड स्ट्रीट रेफरेंस बुक चेक के, उसमें बुक में हम इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। देन आप क्या करेंगे कि अगर तो क्रेडिट रेटिंग लिमिटेड एंड आर डैमेजिंग द इंफॉर्मेशन अनअर्थ है, कि क्रेडिट रेटिंग जो है लिमिटेड है एंड आर अदर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अनअर्थ है, यस अगर आता है तो देन आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर नो आता है तो फिर आप क्या करेंगे, क्रेडिट रेटिंग फेयर एंड आर द अदर क्लोज मैक्सिमम लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो नो है तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप जाएंगे बैंक क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप करेंगे। ये करेंगे अगर तो गुड आ रहे हैं तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और डिलीवरी कर देंगे, क्रेडिट सेल कर देंगे। अगर फेयर आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे ओनली अपॉन द डोमेस्टिक इररिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, डोमेस्टिक इररिकवरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट लेंगे फिर आप करेंगे। लेकिन अगर पुअर आ रहे हैं तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, इस पे आपके तकरीबन $30 कॉस्ट आएगी।
तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस होगा एनालिसिस करने का। ये जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है, तो इस तरह से आप एनालिसिस करने के बाद उसको लोन देंगे। तो अदर क्रेडिट डिसीजन इश्यूज क्या है? क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम, ए सिस्टम यूज टू डिसाइड वेदर टू ग्रांट अ क्रेडिट बाय असाइनिंग द न्यूमेरिकल सोर्स टू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू क्रेडिट वर्थिनेस। के हमें क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए कि उसकी न्यूमेरिकल असाइनमेंट चेक करनी चाहिए, क्या साइंस है उसके एनालिसिस करने चाहिए, देन उसको क्रेडिट देना चाहिए। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होगा? ए लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू एन अकाउंट, परचेजर कैन बाय ऑन क्रेडिट अप टू दैट लिमिट, कि उसकी एक लिमिट लग जाएगी कि इस लिमिट तक जो है ना वो आपसे क्रेडिट ले सकता है, उससे ऊपर आपने नहीं देना। स्ट्रीमलाइंस द प्रोसीजर फॉर शिपिंग गुड्स, और उसको प्रोसीजर अपना पूरा करने के बाद फिर गुड्स आप शिप करेंगे। अदर क्रेडिट डिसीजंस की हमारा अगर हम बात करें, आउटसोर्सिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन की बात करें हम, तो फिर ये होता है कि दी एंटायर क्रेडिट एंड आर एलोकेशन फंक्शंस आर आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी कंपनी, कि अब आप एक थर्ड पार्टी है, आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी को आप दे देते हैं कि आप इसका चेक करें, आप एनालिसिस भी करें और उसका क्रेडिट भी करें और उसकी कलेक्शन भी, और सारी चीज़ें जो है ना उसको आप आउटसोर्स कर देते हैं। क्या करने के आउटसोर्स करते हैं? क्रेडिट डिसीजंस आर मेड, कि वो क्रेडिट का डिसीजन बनाएं, उसका एनालिसिस करने के बाद लेजर अकाउंट मेंटेन, और अकाउंट मेंटेन करे, देन पेमेंट प्रोसीड्स, पेमेंट को भी प्रोसीड करे, और कलेक्शन इनिशिएट, और कलेक्शन भी इनिशिएट करे। यानी कि ये पूरे का पूरा आप थर्ड पार्टी को दे देते हैं, लेकिन डिसीजन बेस्ड ऑन द कोर कंपिटेंस ऑफ द फर्म। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या फर्म जो है वो कंपिटेंट है, कंपिटेंसी उसकी देखने के बाद आप उसको देंगे, ऐसे ही किसी फर्म को नहीं देंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर 10 का, कि इन्वेंट्री को आपने किस तरह मैनेज करना है और किस तरह कंट्रोल करना है। जैसे रिसीवेबल को करना है, ऐसे इन्वेंट्री का भी एक अहम किरदार है। तो अब हम इस इन्वेंट्री के हिस्से में आते हैं। इन्वेंट्रीज फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इन्वेंट्री क्या होती है आपकी, कि आपने एक गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप गुड्स परचेज करके वैसे ही सेल कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी ये हो सकती है कि गुड्स आपके पास आई, रॉ मटेरियल, उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग किया और सेल किया। तो अब ये आपकी जो सप्लाई चेन है ये नहीं टूटनी चाहिए, कि कभी ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेंट्री जो है आपके पास पड़ी नहीं हुई और मशीनें खाली पड़ी हुई हैं, सारी जो है आपको उसकी फ़िक्स कॉस्ट उस पर पड़ रही है, कि आपकी मशीन्स खाली हैं, इन्वेंट्री आपके पास है नहीं। ये बस सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने इतनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेके रख ली कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी, और अब उसको हैंडलिंग की भी आपको टेंशन हो रही है, ये भी पोजीशन सी ठीक नहीं। तो इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करना है कि आपके जो रिसोर्सेज जो हैं वो मिनिमम लगे और बेनिफिट आप मैक्सिमम लें। तो इन्वेंट्री की क्या टाइप हो सकती हैं? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक हो सकती है कि आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपका रॉ मटेरियल हो सकता है। फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो सकती है, कि जो आपकी मशीनों पे काम लगा हुआ है, जैसे कि आप धागा, फ़र्ज़ किया धागे से कपड़ा बना रहे हैं, तो जो मशीनों पे लगा हुआ है, धागा बन रहा है, वो भी एक इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस। या प्लास्टिक मोल्डिंग की कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो मशीन में जो मोल्डिंग के लिए प्रोसेस गर्म हुआ है सारा है, वो भी वर्क इन प्रोसेस है। तो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री ऐसी होती है कि आपने परचेज कर लिया है, तो वो आपके पास रॉ मटेरियल अभी आ रहा है, या फिर ये है कि आपका इसमें प्रोसेस में लगा है, या आपने चीज़ें मार्केट बेचने के लिए भेज दी हैं, तो जो इन ट्रांजिट हैं। एंड फिनिश गुड इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री वो होती है जो आपकी चीज़ें प्रोडक्ट बन गई और फिनिश हो गई, तो वो उसकी भी इन्वेंट्री है। तो इन सारी इन्वेंट्री को मैनेज करना एक बहुत अहम काम है, जिससे बहुत एफिशिएंट जो मैनेजमेंट होती है उससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं बिजनेसेस। तो इसमें इन्वेंट्रीज प्रोवाइडेड अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फर्म इन किस किस में करती है? परचेजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एफिशिएंट सर्विंग ऑफ द कस्टमर्स डिमांड की, कैसे आप एफिशिएंटली सर्व कर सकते हैं। तो ये एक तो इन्वेंट्री प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फर्म इनमें करती है। फिर हाउ डज फर्म डिटरमिन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब ये है कि इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए कंपनी के पास, जो एक प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास कितनी इन्वेंट्री उसको मेंटेन करनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो क्या है, उसके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ये लगाते हैं कि इतनी कम ना हो कि हमारी मशीनें रुक जाएं, और इतनी ज़्यादा ना हो कि उसकी हम हैंडलिंग कॉस्ट हमें पड़ती रहे। तो वो एनालिसिस करने के बाद उसको कंपेयर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक
इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन परचेज एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, कि हम इसको ये चेक करते हैं कि अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें इन्वेंट्री पे तो क्या वो इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो कि हमें इन सारे प्रोसेस से कम बच रहा हो और हमें हमारे पैसे इन्वेंट्री पे ज़्यादा लगे हों। तो फिर ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का एक होता है। ABC मेथड में क्या है? ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड विच कंट्रोल द एक्सपेंसिव इन्वेंट्री आइटम्स मोर क्लोजली दैन द लेस एक्सपेंसिव आइटम, कि जो एक्सपेंसिव आइटम है उसको मोर क्लोजली उसको करते हैं, मोर क्लोजली करते हैं दैन द अनएक्सपेंसिव। जैसे कि ये आपके पास ए है, ए में आपके पास ये एक्सपेंसिव हो सकती है, जैसे कि रिव्यू ए आइटम मोस्ट फ्रीक्वेंट, रिव्यू बी एंड सी आइटम्स लेस रिगरसली एंड लेस फ्रीक्वेंट। तो फिर आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ये परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू है, ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री है। तो एक ही आपके देखें कि आपके पास कम है, वो कम क्या क्या वजह है कि ये इंपॉर्टेंट होगी और ये इसकी हैंडलिंग की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो है, ये क्योंकि वैल्यू इसकी विद द हैंडलिंग आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखें इस पॉइंट से जाके तो आपके पास ज़्यादा वैल्यू इतनी बड़ी है अगर आपने इतनी का इन्वेंट्री ली है, लेकिन बी की अगर आप देखें कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वेंट्री ली है और वैल्यू बस इतनी की बड़ी है, थोड़ी है। इसी तरह सी की तकरीबन कांस्टेंट सी है, आपने यहाँ से यहाँ तक ली तो आपकी वैल्यू बहुत कम बढ़ी है। तो इंपॉर्टेंस किसको? ए को आप दे रहे हैं। दी ऑप्शनल क्वांटिटी टू ऑर्डर डिपेंड ऑन किसके कर रहा है? फोरकास्ट यूजेज, कि आपने यूजेज आपका क्या है, आप फोरकास्ट करते हैं, आप देखते हैं आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं, कितने ऑर्डर आपने इस 6 महीने के दौरान देने हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, तो आप उसके मुताबिक जो है ना फोरकास्ट करेंगे अपनी परचेजेज कितनी होगी, तो वो उसके मुताबिक आप इन्वेंट्री आप रखेंगे। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट देखेंगे कि आप अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है, अगर थोड़े थोड़े ऑर्डर करके आएंगे उसको कॉस्टिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट और ट्रांजिट कॉस्ट उस पर अगर आपकी ज़्यादा आ रही है। मैं एक सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक मज़दा अगर आप मंगवाते हैं तो अब मज़दे पे आपके पास 100 गुड्स आ रही हैं तो उसका किराया सपोज 5000 है। अगर आप हाफ मंगवाते हैं तो किराया फिर 5000 है और उस पर आ रही हैं 250। तो इसका मतलब है कि आपको वो जो हाफ चीज़ें आई लेकिन रेंट पूरा ही पड़ गया। तो आपने उसको इस तरह से करना है, हैंडलिंग कास्ट, कैरिंग कास्ट, ट्रांजिट कास्ट और सारियों को मिला के उसको ऑर्डरिंग कास्ट, तो उस तरह से फिर करेंगे। और कैरिंग कास्ट का मैंने जिक्र कर दिया। ऑर्डरिंग कैन मीन आइदर टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ द आइटम, के परचेज भी हो सकती है ऑर्डरिंग में और प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट टी इज इक्वल टू सी विद इन ब्रैकेट क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओ इंटू एस डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये टाइम है, ये एवरेज इन्वेंट्री है जो कि क्यू डिवाइडेड बाई 2 है, ये टाइम है। तो इसको हम इन्वेंट्री इन यूनिट्स आ रही है हमारे पास, ये टाइम आ रहा है। इसमें सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर पीरियड, आपको कैरिंग कॉस्ट जो पर यूनिट पर पीरियड पड़ रही है वो आपकी ये है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ओ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर सीट, और टोटल यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड आपका जो है वो एस है, एस है आपका टोटल यूजेज। अब क्यू जो है वो एवरेज इन्वेंट्री की क्वांटिटी है। अब ये देखें कि आपकी क्वांटिटी आपने टाइम के मुताबिक किस जगह पे रखनी है आपकी क्वांटिटी के, आपकी जो Q/2 एवरेज क्वांटिटी ये आ रही है, ठीक है। तो आपने एवरेज क्वांटिटी इसमें इस टाइम के मुताबिक ये रखनी है। लेकिन अब ये किस तरह से चेंज होगी ये अब देखें कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ एन इन्वेंट्री आइटम टू ऑर्डर सो दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर मिनिमाइज ओवर द फर्म प्लानिंग पीरियड, कि आपने इस तरह से उसको ऑर्डर करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर इस तरह से करना है, उसको ऑर्डर इस तरह से करना है कि वो इकोनॉमिक पड़े आपको, यानी कि मिनिमम कास्ट पड़े आपको जो इन्वेंट्री आप मंगवा रहे हैं। तो उसका क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम ऑर्डर दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर मिनिमम, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की मिनिमम पर है ओवर द फर्म्स प्लानिंग पीरियड, जिस पीरियड के लिए वो प्लानिंग कर रही है। दी EOQ ऑप्टिमल क्वांटिटी Q इज, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या होगी? 2 इंटू
O इंटू एस डिवाइडेड बाई सी। ओ हमने इसमें ये पढ़ा था कि O ऑर्डरिंग कास्ट है, C कैरिंग कास्ट है और S टोटल इसकी यूजेज है। इस सब को आप जब फार्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा। तो बास्केट वाउंडर्स इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर फैब्रिक यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बास्केट्स के लिए जो वो फैब्रिक लेता है उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो उसकी जानना चाह रहा है। वो कहता है जी 10,000 यार्ड ऑफ द फैब्रिक वर यूज्ड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ लास्ट पीरियड के लिए उसको 10,000 यार्ड था। ईच ऑर्डर रिप्रेजेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसमें $200 है और कैरिंग कॉस्ट जो है $1 पर यार्ड है ओवर 100 डेज प्लानिंग पीरियड। अब 100 डेज का प्लानिंग पीरियड है तो इसके लिए व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम इसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम फार्मूले में डालेंगे टू, ये इसकी कैरिंग कॉस्ट आ गया, ये उसकी इसमें वी विल सॉल्व द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन दैट द ऑर्डरिंग कास्ट इज $2,000 पर ऑर्डर। टोटल यूजेज फॉर द पीरियड वाज 10,000, यूजेज 10,000 आ गई एस एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ $1 पर यार्ड पर यूनिट। तो इसको अब जब हमने फार्मूला लगाया तो हमारी जो क्वांटिटी है इकोनॉमिक ऑर्डर मैक्सिमम इकोनॉमिक हमें पड़ सकती है वो 2,000 यूनिट हमें ख़रीदने चाहिए, 2,000 यूनिट के ऑर्डर होना चाहिए। तो अब हम जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं मिनिमम पॉइंट इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में, तो ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट होगी, ये ऑर्डर साइज़ होगा। अब यहाँ हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट को कर रही है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल यहाँ क्रॉस कर रही है तो वो हमारा पॉइंट होगा क्यू का। तो ये टोटल पॉइंट होगा, यहाँ पे हमने ऑर्डर साइज़ देना है, ये क्यू हमारी ऑर्डर साइज़ होगी। तो व्हेन टू ऑर्डर कि आप ऑर्डर कब देंगे इन्वेंट्री के लिए, कब ऑर्डर देंगे। इशू द कंसीडर लीड टाइम, लीड टाइम द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर फॉर एन इन्वेंट्री आइटम एंड व्हेन आइटम इज़ रिसीव टू इन्वेंट्री। लीड टाइम ये होता है कि जब आपने किसी कंपनी को, किसी मैन्युफैक्चरर को आपने ऑर्डर दे दिया तो वो वहाँ से लेके आपके रिसीव होने तक का जो टाइम है उसको लीड टाइम कहते हैं। एक तो ये आपने ख्याल करना है। दूसरा है ऑर्डर पॉइंट, द क्वांटिटी टू विच द इन्वेंट्री मस्ट फॉल इन द ऑर्डर टू अ सिंगल दैट एन ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड टू रिप्लेनिश एन आइटम को आपने ऑर्डर पॉइंट क्या है, क्वांटिटी किसकी है, किस क्वांटिटी पे आपने उसको देना है। तो ऑर्डर पॉइंट क्या होगा, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाई डेली यूजेज। तो ये फार्मूला है ऑर्डर पॉइंट का, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाई डेली यूजेज। तो अब अगर हम एग्जांपल लें, व्हेन टू ऑर्डर जॉली मिलर एंड बास्केट वाउंडर्स हैड डिटरमिन्ड दैट इट टेक ओनली 2 days टू रिसीव द ऑर्डर, 2 दिन लगेंगे ऑर्डर रिसीव होने में। ऑर्डर ऑफ द फैब्रिक आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर, व्हेन शुड जूली ऑर्डर द फैब्रिक, कब करेगा। अब लीड टाइम 2 days है, डेली यूजेज 10,000 यार्ड है उसकी, डिवाइडेड बाई 100 डेज हैं हमारे उसके, 100 डेज डिवाइडेड बाई 100 डेज है तो कितनी आई डेली यूजेज 100। तो अब यार्ड पर डे जो हो रहे हैं वो 100 है और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके 200 यार्ड जो है 200 यार्ड पे ये हमारा आ जाएगा, ऑर्डर हमने देना होगा पहला। तो अब ये देखें अगर हम इसको करते हैं 200 यार्ड पे, अगर हम एग्जांपल व्हेन ऑर्डर एंड इकोनॉमी विल करेंगे तो इसमें ये आएगा कि 200 पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ये है लीड टाइम, ये डेज़ हैं और ऑर्डर पॉइंट है 10,000। तो हमारा जो इसका होगा टाइम वो 200 ऑर्डर पॉइंट होगा, क्योंकि 2000 की है इसकी डॉलरी 2000 पे। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पे कि $2,000 पे आके ये पॉइंट को हम 2000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और डेज़ हम निकालेंगे तो इससे हमारा ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक हेल्ड इन रिजर्व एज ए क्वेश्चन अगेंस्ट द अनसर्टन डिमांड आर यूजेज एंड इज रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम।
कि वो ऐसा सेफ्टी स्टॉक कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है लीड टाइम में या कोई ऐसे अनसर्टन ऑर्डर आ जाते हैं तो उसके लिए जो रखा जाता है उसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। आवर प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम द सर्टन डिमांड एंड लीड टाइम व्हेन द डिमांड और लीड टाइम आर अनसर्टन, के वो पहले तो हम बात कर रहे थे कि वो सर्टन है, लीड टाइम भी सर्टन है और डिमांड भी सर्टन, लेकिन अनसर्टन होती है तो देन क्या होंगे, देन द ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई भी एवरेज डेली यूजेज। लीड टाइम और डेली यूजेज भी होगी प्लस उसमें सेफ्टी स्टॉक होगा, कि सेफ्टी स्टॉक आपके पास हर वक्त मौजूद होगा। ये इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपको मैं बताऊंगा, ये देखें जैसे कि अब ये सेफ्टी स्टॉक जो है ना ये तो आपका होना ही होना है। बाकी अब आपके ये 200 यूनिट आपके सेफ्टी स्टॉक हैं, तो जो आपका पीरियड था यूनिट जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 2000 थे ये फिर 2200 हो जाएंगे। अब इसको इस ग्राफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो जब आप अपने सेफ्टी पॉइंट का वो निकालेंगे पॉइंट, तो इधर आपका 200 पे आएगा, 2 जो सेफ्टी है और 2 आपका ऑर्डर पॉइंट है। तो सेफ्टी स्टॉक इसलिए है कि कोई अनसर्टनिटी अगर होती है तो आप उसमें से अपना ये कर सकते हैं। तो ये इसी तरह इसका भी आपके पास आ जाएगा, ऑर्डर पॉइंट विद सेफ्टी स्टॉक के आ जाएगा। तो इसी तरह एक्चुअल लीड टाइम अगर आपने निकालना चाहिए इधर 3 डेज एट डे 21, तो इसका ये आ रहे हैं डेज 21 पे आके आपका लीड टाइम बन रहा है, वो आ जाएगा द टाइम डिप्स इनटू द सेफ्टी स्टॉक के। जब आपका फ़र्ज़ किया कभी बाज़ औक़ात सेफ्टी स्टॉक में भी थोड़ी सी डिप लगती है कि सेफ्टी स्टॉक का भी लेना पड़ता है। हाउ मच सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये किस चीज़ पे करता है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ अनसर्टेन इन्वेंट्री डिमांड, कि इन्वेंट्री डिमांड में कितनी अनसर्टेनिटी है उतने पे ये डिपेंड करता है कि कितनी इसकी होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन लीड टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट द इन्वेंट्री, के इन्वेंट्री को रनिंग आउट कास्ट में कितनी कॉस्ट लगती है इन्वेंट्री हैंडलिंग में, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कैरिंग में कितनी कॉस्ट लगती है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए। हाँ, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन में कंप्यूटराइज ऑर्डरिंग इस तरह से होती है कि आपका एक लेवल पहुंच गया कि ये सेफ्टी है, ये मैंने एक पॉइंट रखा है, जब मेरा स्टॉक इस जगह पे पहुंच जाए तो ऑटो ऑर्डर हो जाता है आपके सप्लायर को, और इसी तरह उसका ऑटो हो जाता है अपने सप्लायर को। तो ये जस्ट इन टाइम, इसमें आपको इन्वेंट्री हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी नहीं पड़ती, उसमें ज़्यादा इस पे कॉस्ट का झंझट नहीं है, बहुत लिमिटेड होती है कि बस आपका उस पॉइंट पे पहुंचा तो ऑर्डर हो गया पीछे से। तो जस्ट इन टाइम यानी कि बिल्कुल टाइम के टाइम वो काम होता है। तो इसमें क्या है, एन अप्रोच टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन विच इन्वेंट्रीज आर एक्वायर्ड एंड इंसर्टेड इन द प्रोडक्शन एट द एग्जैक्ट टाइम दे नीडेड, कि यानी कि उस टाइम पे जब बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी ज़रूरत हो उस वक्त आके वो उसमें इंसर्ट और एग्जैक्ट की जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लाइंग दिस अप्रोच के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ए वेरी एक्यूरेट प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए कि जैसे ही उसका वो पॉइंट पहुंचा है तो वो पीछे आपके जो सप्लायर है उसको इंफॉर्मेशन पहुंच गई और उसका भी एक्यूरेट ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे ही उसको पहुंची है फ़ौरन ऑर्डर हो जाए। हाईली एफिशिएंट परचेजिंग, परचेजिंग का आपका डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट होना चाहिए जैसे ऑर्डर हुआ है तो उसने अपने सारे प्रोसेस मुकम्मल करे। और रिलायबल सप्लायर, सप्लायर भी आपके इतने रिलायबल होने चाहिए कि उनका सिस्टम जब ज़बरदस्त होगा तो देन ही वो जो है ना आपके जस्ट इन टाइम आपको पहुंचा सकेंगे। एफिशिएंट इन्वेंट्री हैंडलिंग सिस्टम, और इसी तरह आपका इन्वेंट्री हैंडलिंग सिस्टम भी एफिशिएंट होगा तो देन जस्ट इन टाइम आपको आप पूरा उतर सकेंगे। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर टू एंड कस्टमर। अब पूरी जो चेन आपकी है सप्लायर से लेके आपको जो सप्लाईज दे रहा है उसके आपकी गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपके कस्टमर तक जो जा रही हैं, इस सारे प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल इज वन लिंक टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी ये एक हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। दी इंटरनेट हैज़ इनहेंस द सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, इंटरनेट की वजह से ये ज़्यादा हुई एंड फॉलो द मैनी बिजनेसेस
बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, B2B, ये हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो थी इसको इसने ज़बरदस्त किया कि वो जैसे ही उसको ऑर्डर गया और इनके बैंक से पैसे भी उनको चले गए। अब एफिशिएंट अगर सप्लायर है तो उसके पास हर चीज़ आ गई है तो वो फ़ौरन उसको सप्लाई कर देगा। कंपटीशन थ्रू B2B ऑक्शंस हेल्प रिड्यूस फर्म्स कॉस्ट स्पेशली इन स्टैंडर्डाइज आइटम। तो अब ये हो गया है कि इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब जो स्टैंडर्डाइज आइटम है उसमें B2B जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ है कि वो ऑटो आपके ट्रांजैक्शन हो जाती है, ऑटो उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और ऑटो आपके पास इन्वेंट्री पहुंच जाती है। तो ये था हमारा सबसे जो अहम एक टॉपिक था, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री हैंडलिंग का, चैप्टर नंबर 10। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझा सकूं और उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और आप चाहते हैं कि और लोग भी समझें, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।